हेलो एवरीवन भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 7। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 6 करा दिया है। आई होप आपने उन पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखा होगा और उनसे बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी। और चैप्टर जो है वो आपके मैं धीरे धीरे कवर अप कराते चल रहा हूं। आज हम पार्ट 7 के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, कौन सा है जो आपका चैप्टर नंबर 7, उनके क्वेश्चनों को देखो। ये आगे मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं, उनको पढ़ते हुए चलेंगे आज हम। ठीक है, आज इनको खत्म करना है। और ये हैं आपके पार्ट 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ गए? क्लियर? जितने भी संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों को मैं यहां पर लेकर आया हूं। इससे आपका पार्ट 7 रिवीजन भी हो जाएगा और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड आपके एग्जाम में आने लायक है वो सारे क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लोगे। और स्क्रीनशॉट लेते चलना, अपनी कॉपी पेन लेकर उन्हें लिखते रहना अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो। बात समझ गए? चलिएगा, पार्ट 7 जिनका नाम है बदलती हुई संस्कृति एवं परंपराएं। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर देखो क्या समझेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर ये समझेंगे कि क्या हुआ 14वीं सदी के बाद ऐसा कि जो पुरानी परंपराएं, जो पुराना सोच था, जो चर्च की पावर थी, वो सब चेंज हो गया। कैसे इसमें साइंटिस्ट का योगदान था, वैज्ञानिक जिसे बोलते हैं, कैसे इसमें कलाकारों का योगदान था, कैसे इसमें अरबियों का योगदान था, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से पुनर्जागरण हुआ, कौन कौन सी ऐसी वजह थी जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि आधुनिक युग की स्थापना हुई। मतलब कौन कौन इसके अंदर अपना योगदान देगा। तो इन्हीं सब चीजों को आज हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। और हम समझेंगे कि क्यों इस चैप्टर का नाम बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं रखा गया। यानी कि कुछ ना कुछ तो यहां पर चेंज हुआ ही होगा, तभी इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? बदलती हुई संस्कृति एवं परंपराएं। संस्कृति जो थी, यानी कि जो पहले की संस्कृति थी, जो पहले के विचार थे, कैसे उन विचारों को नए विचारों ने टक्कर दी और एक नए विचारों की स्थापना हुई। चलिए पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू देता हूं और फिर धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलेंगे। समझना मेरी बात को ध्यान से। देखिए, एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा कि जो 3 वर्ग थे, क्या थे? जो 3 वर्ग, उन 3 वर्गों के बाद एक नया वर्ग बनेगा जिसे आप बोलोगे नगरवासी चौथा वर्ग। और ये जो नगरवासी चौथा वर्ग था, ये शिक्षित था, ये पढ़ा लिखा था। और आप सभी को मैंने बताया था कि जो नगरवासी वर्ग है वो 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के बीच बनना शुरू हो रहा था। यानी 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के बीच में नगरवासी वर्ग बनना शुरू हुआ था। और मैंने इसका रीजन पढ़ाया था आपको इससे पहले वीडियो में कि नगरवासी वर्ग बनने के पीछे कारण था पर्यावरण का चेंज होना। क्योंकि जैसे पर्यावरण चेंज हुआ उसकी वजह से अनुकूल स्थिति पैदा हुई कृषि को लेकर और बाजार स्थापित हुए। और उन बाजारों और कृषि की वजह से व्यापार शुरू हुआ और उन व्यापारों की वजह से नगरों की स्थापना हुई और वहां से एक नया वर्ग बना, नगरवासी वर्ग। क्लियर है? जिसे हम चौथा वर्ग कहते हैं। और ये वर्ग शहरों में रहता था और धीरे धीरे शहरों की संख्या बढ़ने लग गई और शहरों में स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई। और यही स्कूल और कॉलेजों की स्थापना होने के बाद धीरे धीरे मानवतावाद फैलेगा, एजुकेशन फैलेगी और यही एजुकेशन जो है ये पुरानी सोच को टक्कर दे देगी। और इसमें कई सारे लोगों का हाथ होगा जो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। क्लियर है? तो मैंने बताया था 11वीं से लेकर 14वीं सदी जो था, बात समझ गए? इसके बाद 14वीं सदी के बाद जो टाइम आया 15वीं सदी का, कौन सा टाइम आया? 15वीं सदी का टाइम आया। इस 15वीं सदी के टाइम को बोला गया आधुनिक युग। क्या बोला गया? आधुनिक युग। एक ऐसा युग जहां पर मानव जो है वो विवेकशील बन जाएगा, जहां पर चर्च का प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि अगले कई सौ सालों से चर्च जनता का जो ब्रेन वॉश करता आ रहा था, अब वो जनता अवेयर हो जाएगी और चर्च के खिलाफ आवाज उठाएगी। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, परंपराएं बदल जाएंगी, रिवाज बदल जाएंगे, तरीके बदल जाएंगे और टेक्नोलॉजी तक बदल जाएगी। बात समझ गए? पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ पर कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्र जो हैं वो बहुत सारी चीजों को अलग आयाम दे देंगे। उन्हीं सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो जो 15वीं शताब्दी में आधुनिक युग आया, इस आधुनिक युग को लाने वाले कौन थे? तो आप बोलोगे इस आधुनिक युग को लाने वाले थे मानवतावादी। कौन थे? मानवतावादी। बात समझ गए? क्लियर है? मानवतावादी कौन? जो स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ाया करते थे। इस आधुनिक युग को लाने में कलाकारों का योगदान था। किसका योगदान था? कलाकारों का योगदान था। इस आधुनिक युग को लाने में किसका योगदान था? वास्तुकारों का योगदान था। किसका योगदान था? वास्तुकारों का, जिसे मूर्ति कला बनाने वाले लोगों का योगदान था इसके अंदर। बात समझ गए? इस आधुनिक युग को लाने में मुद्रण का योगदान था। मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग का। किसका योगदान था? प्रिंटिंग का। बात समझ गए? किसको लाने में? इस आधुनिक युग को लाने में प्रिंटिंग का योगदान था। इस आधुनिक युग को लाने में कहीं ना कहीं अरबियों का भी योगदान था। किसका योगदान था? अरबियों का भी योगदान था। क्लियर है? और इस आधुनिक युग को लाने में कहीं ना कहीं आप देखोगे महिलाओं की भी नई सोच थी, कि महिलाओं की नई सोच, जैसे कसांद्रा फैदल आएगी इसके अंदर, महिलाओं की नई सोच। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को क्या नई सोच दी जाएगी? महिलाओं के बारे में एक नई सोच जनरेट होगी यहाँ पे, है ना।
और मानवतावादी, कलाकार, मुद्रण, अरबियों का इंपॉर्टेंस और महिलाओं की नई सोच, ये सारे वो फैक्टर थे जिनकी वजह से क्या आएगा, जिनकी वजह से एक आधुनिक टाइम आएगा। इसमें एक चीज और मैंने मिस कर दी, उसे भी आप लिख लेना। वैज्ञानिक क्या आ जाएंगे इसके अंदर, प्लस वैज्ञानिक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, वैज्ञानिक क्रांतियां। बात समझ गए, वैज्ञानिक क्रांतियां आ जाएंगी इस टाइम पे। कई सारे वैज्ञानिक जो हैं वो इस टाइम पे क्या कर देंगे, अलग अलग चीजों की खोज कर देंगे, और ये सारी चीजें मिलकर 15वीं शताब्दी में एक नए आधुनिक समय को क्या देंगी, जन्म देंगी। और ये नया आधुनिक समय इस 15वीं शताब्दी से पहले के समय को, मतलब इससे पहले का जो समय था वो क्या था, उसको बोला गया 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी का जो समय था उसको बोला गया था अंधकार युग। क्या बोला गया था उसको, अंधकार युग बोला गया था। मेरी बात क्लियर हो रही है। जो ये अंधकार युग था इसे क्यों बोला गया, तो मानवतावादियों ने 5वीं से लेकर 14वीं सदी के टाइम को अंधकार युग बोला। क्यों बोला, उसका रीजन था, मानवतावादियों ने बोला कि इस टाइम पर चर्च की पावर जो थी वो क्या थी, ज्यादा थी। इस टाइम पर क्या थी, चर्च की पावर ज्यादा थी। इस टाइम का जो मनुष्य था वो किसके कंट्रोल में था, चर्च के कंट्रोल में। इस टाइम का मनुष्य किसके कंट्रोल में था, चर्च के कंट्रोल में। इस टाइम के मनुष्य के पास क्या नहीं था, विवेक नहीं था, वो सोचता समझता नहीं था, वो बस चर्च की बातों को मान लिया करता था। बात समझ गए। आप बोलोगे इस टाइम पर चर्च बहुत ताकतवर था, अंधविश्वास फैला हुआ था इस टाइम पे। क्या फैला हुआ था इस टाइम पे, चर्च का अंधविश्वास फैला हुआ था, और लोग बहुत ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करते थे इस टाइम पे, ठीक। और इस टाइम पर बहुत सारी चीजें, जैसे व्यापार बहुत ज्यादा उन्नत नहीं था, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उन्नत नहीं थी। और इस समय के बाद जो 15वीं शताब्दी आई उसमें मानवतावादी, कलाकारों, वास्तुकारों, मुद्रण ने, अरबियों ने, महिलाओं की नई सोच ने, वैज्ञानिकों ने, इन सब ने मिलकर अपना अपना हिस्सा दिया, अपना अपना इंपॉर्टेंस रोल दिया। और इन सब की नई नई खोजों, इन सब के प्रयासों से जाकर 15वीं शताब्दी के बाद एक आधुनिक समय आया जिसको मानवतावादियों ने क्या बोला, आधुनिक युग बोला। कि ये जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग का जो मनुष्य है, बात समझ गए, इस आधुनिक युग का जो क्या है मनुष्य, उसकी सोच जो है, मनुष्य की क्या है सोच, वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू हमारे पुराने वाले लोगों की सोच से, तो बहुत आधुनिक। इन्होंने कहा कि ये वाला जो मनुष्य था ये क्या था, विवेकशील। कैसा मनुष्य था, विवेकशील मनुष्य। बात समझ गए। और ये मनुष्य ब्लाइंड नहीं था, ये चीजों को बहुत तार्किक होकर सोचता था, किसी भी चीज पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता था। इसीलिए आधुनिक युग में जो लोग थे उन्होंने चर्च के खिलाफ आवाज उठाई कि तुम हमारा जो ब्रेन वॉश करते थे अब तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे अंदर दिमाग है भाई, हम तुम्हारी बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम था बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी चीजें की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, कहीं ना कहीं से तो मानवतावाद फैला होगा, कहीं ना कहीं से तो भैया ये सब चीजें शुरू हुई होगी। तो पूरे यूरोप में जो मानवतावाद की शुरुआत थी वो शुरू हुई इटली से। तो पूरे यूरोप में सबसे पहले जो मानवतावाद है इसकी शुरुआत कहां से हुई, इटली। और इस पूरे प्रोसेस पे काम करने वाला व्यक्ति कौन था, जिसने इस चीज को बहुत अच्छे समझाया कि यूरोप में कैसे नई सोच आई, कैसे यूरोप के लोगों का माइंडसेट बदलना शुरू हुआ, कैसे पूरे यूरोप में 15वीं शताब्दी में जाकर एक नई संस्कृति पनपने लगी, जो बहुत डेवलप लोग थे, जिनकी सोच बहुत तगड़ी थी। बात समझ गए। और इस पूरे प्रोसेस पे काम करने वाले व्यक्ति का नाम था जैकब बर्कहार्ट। क्या नाम था उस बंदे का, जैकब बर्कहार्ट। बात समझ गए। जैकब बर्कहार्ट जो था ये वो व्यक्ति था, बात समझ गए, जैकब बर्कहार्ट, ये जैकब बर्कहार्ट वो व्यक्ति था। बात समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है। ये स्विट्जरलैंड का था, कहाँ का था, ये स्विट्जरलैंड का था। और जैकब बर्कहार्ट लियोपोल्ड वन राके का विद्यार्थी था, जो जर्मन का एक बहुत बड़ा क्या था, इतिहासकार। जैकब बर्कहार्ट ने एक बुक लिखी जिसकी बुक का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। क्या था इसकी बुक का नाम, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। बात समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है। और इसने अपनी बुक के अंदर ये बात समझाई, इटली, क्लियर। किसने, द सिविलाइजेशन इन द रेनेसा, ऐसे लिख लो, द सिविलाइजेशन रेनेसा इन इटली। और ये बुक किसने लिखी थी, जैकब बर्कहार्ट ने। इस बुक में जैकब बर्कहार्ट ने समझाया कि कैसे यूरोप के अंदर, बात समझ गए, 15वीं शताब्दी में इटली से मानवतावाद की क्या हुई, शुरुआत हुई। और ये बात समझाने वाला व्यक्ति कौन था, जैकब बर्कहार्ट। जैकब बर्कहार्ट किसका शिष्य था, लियोपोल्ड वन राके का विद्यार्थी था, ये जो जर्मन का बहुत बड़ा इतिहासकार था। और जैकब बर्कहार्ट ने समझाया कि जो सिविलाइजेशन आया, जो मानवतावाद आया, वो सबसे पहले इटली में आया। और वो बताता है अपनी बुक में कि इटली में सबसे पहले नई संस्कृति, नए लोग, मानव
मानवतावाद, आधुनिक युग, स्कूल कॉलेज सबसे पहले इटली में ही क्यों आए? तो ये कहता है कि किसी भी स्थान पर जब भी कोई चेंज आता है उसमें कहीं ना कहीं दो लोगों का रोल होता है। कौन कहता है ये बात? जैकब बर्कार्ड। ये कहता है कि इटली के अंदर ये सारे चेंज आए, उसका रीजन था एक तो इटली की लोकेशन यानी कि जियोग्राफी, भूगोल, और दूसरा था वहां की राजनीति। क्या थी वहां की? राजनीति। तो ये बात बहुत ब्रीफली समझाता है कौन? जैकब बर्कार्ड, कि किसी भी जगह पर परिवर्तन आने के दो रीजन होते हैं। वो कहता है एक रीजन ये होता है कि या तो वहां की राजनीति बहुत अच्छी है या उस एरिया की लोकेशन बहुत अच्छी है, और इटली के पास दोनों चीजें बेहतर थी। बात समझ गए? इसीलिए मैंने बताया कि जो जैकब बर्कार्ड था वो क्या कहता है कि इटली का लोकेशन जो थी वो बिल्कुल समुद्र के किनारे थी। देखो ये रहा इटली आपका, अगर आप मैं पेन को चेंज करके दिखाता हूं आपको। अगर आप इटली को देखो तो देखो इटली समुद्र से लगा हुआ है बिल्कुल। ये क्या है? इटली, मध्य सागर के अंदर। बात समझिए, मध्य सागर के अंदर ये इटली है पूरा। अब अगर आप इटली को देखोगे तो इटली का मेजरली हिस्सा समुद्र के बीचों बीच में है। बात समझ गए? मतलब इटली के अंदर बंदरगाह बहुत ज्यादा थे, और उस टाइम पर बाजेटाइन साम्राज्य और जो इस्लामी साम्राज्य, क्योंकि इटली के ऊपर कौन था? बाजेटाइन साम्राज्य, और इधर कौन है? इस्लामी साम्राज्य। ये दोनों आपस में जब व्यापार कर रहे थे तो इनके व्यापार होने की वजह से इटली के बंदरगाह क्या हो गए? पुनर्जीवित हो गए, और इटली के बंदरगाहों पर जहाज आकर रुकने लगे। क्या हो गए? उसके जहाज आके रुकने लगे, और इन जहाजों के आने जाने रुकने, बंदरगाहों के डेवलप हो जाने की वजह से इटली के अंदर व्यापार बढ़ गया, टैक्स आ गया। समझ गए? नहीं समझ गए? और इटली के बंदरगाहों की वजह से वहां पर जो व्यापार बढ़ा, उस व्यापार की वजह से वहां एजुकेशन बढ़ी। और एजुकेशन क्यों बढ़ी? क्योंकि व्यापार के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए, वकील, आप समझ गए, लेखपाल, इनकी आवश्यकता बढ़ी, तो वहां पर स्कूल कॉलेज की स्थापना हुई। और यही वो वजह थी कि इटली के अंदर सबसे पहले फ्लोरेंस, वेनिस, जिनेवा ये शहर विकसित हुए, और इन एरियाओं में जीवंत संस्कृति पनपी। यहां सबसे पहले स्कूल कॉलेज की स्थापना हुई, और जब स्कूल कॉलेज की स्थापना होगी तो वहां पर पढ़ाने के लिए कौन आ गए? पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों में टीचर आए, मानवतावादी आए, और उन्होंने नई नई चीजों को पढ़ाना शुरू किया। और इस तरह इटली के अंदर एक नई संस्कृति फैली। क्या फैली? एक नई संस्कृति। क्लियर है बात? समझ गए? और वो कहते हैं कि इसमें इटली का सारा रोल क्या था? उसकी जियोग्राफी का और वहां की पॉलिटिक्स का, क्योंकि इटली बहुत भागों के अंदर बैठा हुआ था, और इटली को नगर के रूप में जाना जाता था। इटली के लोग इटली को शहर कहकर पुकारते थे, और इटली का कई जगहों पर वहां का शासन राजकुमार चलाते थे। तो ये वजह थी कि इटली की जियोग्राफी और वहां की जो राजनीति प्रणाली थी उससे इटली में सबसे पहले क्या आया? मानवतावाद। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले मानवतावाद कहां आया, तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले मानवतावाद आया जो है वो इटली में। सबसे पहले मानवतावाद कहां आया? तो आप बोलोगे सबसे पहले मानवतावाद इटली में आया। क्लियर है ना? और इटली के शहर विकसित हुए, और धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर ये विचार फैले, और धीरे धीरे मानवतावाद फैलना शुरू हो गया। और इसी को हमने बोला आधुनिक युग। और इन्हीं सब चीजों को आज हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। ओवरव्यू मिला इस चैप्टर का, बोलो आया मजा? बात समझ गए? आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, बहुत बढ़िया। अगर आपने पढ़ी है तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चनों को समझेंगे। हम मानवतावादियों को पढ़ेंगे, कलाकारों में कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे, मोनालिसा की पेंटिंग बनाने वाला लियोनार्डो दा विंची, कलाकार जोटो, बात समझ गए है ना? उन लोगों को पढ़ेंगे हम इसमें। हम यहाँ पर वास्तुकारों को पढ़ेंगे, फिलिप्पो बुर्नेशेली वगैरह जैसे लोगों को। मुद्रण के अंदर जोहानेस गुटेनबर्ग को समझेंगे, अरबियों का योगदान समझेंगे, महिलाओं की नई सोच कसांद्रा फैदले, मार्सिया इसाबेला इस्ते, इनको समझेंगे हम। जैकब बर्कार्ड का समझा दिया मैंने आपको, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बात समझ गए? नहीं समझ गए? कि जैकब बर्कार्ड की बुक का नाम क्या था? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। ऑफ लगा देना उसमें, ठीक है? वैज्ञानिक क्रांतियों को समझेंगे, कोपरनिकस वगैरह के अंदर जो वो आपने पढ़ा होगा कि कैसे इस टाइम पर वैज्ञानिकों ने जो चर्च था उसकी जो झूठी बातें थी उसको गलत सिद्ध किया। क्योंकि चर्च क्या कहता था कि धरती जो है वो बीच में है और सूर्य वगैरह सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने मूर्ख बना रहे भाई तुम्हारे को ये लोग, कि धरती सेंटर में, सूर्य सेंटर में, हम लोग उसके चक्कर लगा रहे हैं, बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। और अभी तो देखोगे कितनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है कि आपको पता लगेगा कि धरती जो है, बात समझ गए, जो सूर्य है उसके चक्कर लगा रही है, और सूर्य भी एक गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी भी किसी का चक्कर लगा रही है। तो भाई ये तो अलग ही कॉस्मो थ्योरी है, ठीक? तो आप चीजों को नोटिस करोगे। आइए चलिए अब चैप्टर को हम समझते हैं, है ना? तो वही चीज मैंने आपको बताई। चलिए, यानी कि आप देखो जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना कि आधुनिक युग आने में किस किस का योगदान था, इसी को बोला गया पुनर्जागरण। क्या बोला गया इसी टाइम को? पुनर्जागरण बोला गया। बात समझ गए? क्या बोला गया इस टाइम को? पुनर्जागरण काल। तो क्वेश्चन पूछेगा जो पुनर्जागरण काल था वो क्यों बोला गया, उसमें किस किस का योगदान था, वो इन सब लोगों का योगदान था। समझ गए? चैप्टर का ओवरव्यू मिला। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। चलिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन 30, 29 से पहले वाली वीडियो हमने कर ली थी पार्ट 6 में, ठीक है? आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और इसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा जिसका नाम होगा मूल निवासों के विस्थापन। कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और फिर मैं आपके लिए चैप्टर 11 और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनाऊंगा। उसकी तो मैं मैराथन तैयार कर रहा हूं भाई। तो चैप्टर नंबर जो आपका 11 है वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है,
तो उसकी तो मैराथन तैयार कर रहा हूं मैं, वो 4-5 जो भी उसकी वीडियो आएगी वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आशा है कि कल शाम से तो पहले ही हो जाएगी आपको, मतलब कल 10 बजे से पहले आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। बात समझ गए? क्लियर है? और उसे आप 3-4 बार देख लेना, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन उसी में हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप लोग, क्या बोल रहा है? मानवतावादी विचारों के क्या विलक्षण थे? ये मानवतावादी कौन है? वो लोग जो नई सोच के हैं, वो लोग जो शिक्षक हैं, वो लोग जो पढ़ा रहे हैं, वो मानवतावादी हैं, 15वीं शताब्दी के बाद के विद्वान। ठीक है, वो मानवतावादियों के विचार क्या थे? तो मैंने कहा ना, उन मानवतावादियों के विचार पहले के लोगों से तो बहुत अलग थे। तो हमने बोला कि जो मानवतावादी हैं, क्या है? जो मानवतावादी विचारों के निम्नलिखित अभिलक्षण हैं। जैसे इन्होंने कानून का अध्ययन रोमन संस्कृति के संदर्भ में करना शुरू किया। यहां पर एक बात आती है, देखो एक्चुअली में था क्या कि जो रोमन सभ्यता के लोग थे, रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, उन लोगों के पास ज्ञान था उस टाइम के, सुकरात, प्लेटो वगैरह ये सब थे। तो उनका जो ज्ञान था वो पादरियों को था, बट पादरी जो थे वो बहुत हरामी थे। उन्होंने जो रोमन सभ्यता या रोमन साम्राज्य का जो ज्ञान था, वो प्राचीन ज्ञान अपने तक सीमित रखा, लोगों को वो ज्ञान नहीं दिया। क्योंकि पादरी सोचते थे कि अगर ये ज्ञान लोगों को पता चल जाएगा तो शायद हमारी पावर कम हो जाएगी, और जो हम जनता का ब्रेन वॉश कर रहे हैं एक्चुअली वो नहीं कर पाएंगे। जैसे एक जादूगर नहीं चाहता कि उसकी ट्रिक रिवील हो जाए, क्योंकि अगर जादूगर की ट्रिक रिवील हो जाएगी तो फिर जादू किस बात का, सामने वाले को पता ही करने वाला क्या है। ठीक है ना, तो वही चीज। तो कानून का अध्ययन रोमन संस्कृति के संदर्भ में करना। जैसे पैट्रक कौन था? फ्रांसिस्को पैट्रक ने कहा था कि हमें अपने रोमन साम्राज्य रोमन संस्कृति को जानना चाहिए, हमें अपने पुराने इतिहास को समझना चाहिए कि हमारा एक्चुअली पुराना इतिहास कैसा था। लेकिन समस्या पता है कहां थी? समस्या ये थी कि रोमन साम्राज्य का जो इतिहास था वो जिस भाषा में लिखा हुआ था, वो भाषा इस टाइम के आधुनिक के मानवतावादियों को नहीं आती थी। हाँ, लेकिन वो भाषा और उन चीजों का ज्ञान पादरियों को था, बट वो पादरी इनको ज्ञान दे नहीं रहे थे। तो इसीलिए जो रोमन सभ्यता का ज्ञान, जो साम्राज्य ज्ञान था, उसको प्राप्त करने के लिए, वहां पुराने इतिहास को, अपने प्राचीन इतिहास को समझने के लिए, बात समझ गए, ये जो मानवतावादी थे इन्होंने अरबियों को पढ़ा, क्योंकि अरबी लोगों को उन लोगों का ज्ञान था, और उन लोगों का ज्ञान पादरियों को भी था, बट पादरी उनको हेल्प नहीं कर रहे थे। लेकिन उनकी हेल्प किसने की? अरबियों ने। नहीं समझ आया? मैं आपको सिंपल बात समझाता हूं। देखो एक्चुअली में जो रोमन थे उन लोगों की जानकारी दो लोगों की थी। एक पादरियों को, यानी कि पादरियों ने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा हुआ था, उनको प्राचीन इतिहास पता था। दूसरा अरबियों ने, उनको रोमन सभ्यता जो थी उसके बारे में जानकारी थी, उन्होंने प्राचीन इतिहास को पढ़ा हुआ था। अब जो मानवतावादी हैं वो चाहते हैं कि हम क्या पढ़ लें? रोमन साम्राज्य के इतिहास को पढ़ लें, अपने प्राचीन इतिहास को समझ लें, क्योंकि इनका कहना यह था कि बहुत कुछ जानना बाकी है जो हमें बताया नहीं गया। तो वो क्या इनसे हेल्प मांगते हैं? तो ये हेल्प नहीं होती। बट अरबी जो लोग थे उन्होंने रोमन साम्राज्य को, प्राचीन इतिहास को पढ़कर, बात समझ गए, उनकी बातों को ट्रांसलेट किया हुआ था। किस बात में? अपनी भाषा में। इन्होंने पढ़कर अपनी बुक को अपनी अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर रखा था, और मानवतावादियों को अरबी भाषा आती थी, इसीलिए मानवतावादियों ने इनकी बुक को पढ़ लिया, और कुछ मानवतावादियों ने इनकी बुक को पढ़ा और इनकी बुक को पढ़कर अपनी भाषा में क्या कर लिया? ट्रांसलेट कर लिया। तो इस तरह रोमन साम्राज्य प्राचीन इतिहास की जानकारी मानवतावादियों तक पहुंची, जिसके लिए वो पादरियों के नहीं, अरबियों के क्या रहे? रेडी, थैंकफुल रहे। आप समझ आया? तो इसीलिए पैट्रक, पूरा नाम था बंदे का फ्रांसिस्को पैट्रक के अनुसार रोमन सभ्यता का अध्ययन प्राचीन यूनानी और रोमन के वास्तविक शब्दों के माध्यम से किया जाना चाहिए, कि जो एक्चुअली में रियलिटी थी हमें वो पढ़ना है। ये जो लोग हमें मिस गाइड कर रहे हैं ना, वो नहीं पढ़ना हमारे को। ठीक है, अतः प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन अच्छी तरह किया जाए। ये बात किसने बोली? फ्रांसिस्को पैट्रक ने। तो जो उस टाइम 15वीं शताब्दी के मानवतावादी, उन्होंने क्या कि हमारे को अपने इतिहास पढ़ना चाहिए, और वही बहुत तरीके से, किसी की सुनी हुई बातों पे नहीं। ठीक है, और बहुत ज्ञान और जानकारी शेष है। तो मानवतावादी ने क्या बोला कि हमें बहुत कुछ जानना है भाई, अभी बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी है हमारे को। तो ये मानवतावादी जिज्ञासु थे। कैसे थे? जिज्ञासु, एक्सप्लोरर थे ये लोग। ये नई नई चीजों को जानना चाहते थे, अपने इतिहास को भी जानना चाहते थे ये लोग। और ये कहा गया कि व्यक्ति का ज्ञान अभी अधूरा है, वह केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति, दर्शन, ये सब भी जानना चाहिए। उसे नई नई चीजों की खोज करते रहना चाहिए। वो खोज कहीं ना कहीं समाज के हित में काम आएगी। समझ गए? और वाद विवाद का महत्व, मानवतावादियों द्वारा वाद विवाद पर जोर दिया गया। वो कहते थे कि अगर आप वाद विवाद करोगे तो उससे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलता है। ये कहना किसका था? मानवतावादियों का। ये कहते हैं जिस प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार दिमाग को तेज करने के लिए वाद विवाद, डिबेट होना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क की ताकत बढ़ती है इससे, और इंसान ओजस्वी, मतलब आप कह सकते हो ना, एकदम बढ़िया से वो तेजस्वी होता है, मतलब बहुत निखरता है बंदा। मानवतावादी संस्कृति में मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कम था, और उनके अनुसार मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी था।
तो जब मानवतावाद आएगा, तो जब अंधकार युग खत्म होगा, तो वो चर्च पर जो धर्म वगैरह है उसको बहुत कम मानेंगे। तो ये मानवतावाद की सोच थी, और इस तरह मानवतावाद फैलना शुरू होगा। अब ये लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ये लोग जानकारी जानना शुरू करेंगे, अब लोग मल्टीपल सेक्टर में अलग अलग काम करना शुरू करेंगे, लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, और यही अलग अलग चीजें मिलकर बदलाव ला देंगी। ये छोटी बड़ी चीजें कहलाती है बदलाव। बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता, और बदलाव कभी एक साल में नहीं आता। बदलाव धीरे धीरे आता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, और वही बदलाव मिलकर एक बड़ा बदलाव करते हैं। आइए अब हम समझते हैं पूरी कहानी को, क्या बोल रहा है। जो मैंने आपको शुरू में समझाया ना कि जो रोमन साम्राज्य था, मतलब जो आधुनिक युग था, पुनर्जागरण काल था, उसमें क्या किसी एक चीज का योगदान था? तो आप बोलोगे नहीं, उसमें मानवतावादियों का, कलाकारों का, वास्तुकारों का, मुद्रण का, अरबियों का, महिलाओं की नई सोच का, वैज्ञानिकों का, इन सब का योगदान था। तो जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते हो, या मानवतावाद कैसे फैला, मानवतावाद में किस किस का योगदान था, तो यही चीज पॉइंट्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉइंट्स। इसी को डिफाइन करोगे तब आपका आंसर क्या होगा? कंप्लीट। देखो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहा है यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ। अच्छा बताओ, यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण कहां हुआ था? इटली में। कहां हुआ? इटली में। ये बात किसने समझाई थी? जैकब बर्काहाट ने अपनी बुक्स में समझाया था। किसमें? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली के अंदर। क्लियर है? तो यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों का क्या कीजिए? विवेचना कीजिए। तो हमने कहा यूरोप में पुनर्जागरण के कारण क्या है? निम्नलिखित है। जैसे इटली के नगरों का पुनरुत्थान, कि सबसे पहले यूरोप में सबसे पहले कहां पर मानवतावाद आया? इटली के अंदर। और इटली के नगर बहुत तेजी से क्या हो गए? डेवलप हो गए। इसका रीजन क्या था? व्यापार और बंदरगाह। तो बाजेटाइन साम्राज्य और इस्लामी साम्राज्य पढ़ाया था, इधर बाजेटाइन साम्राज्य, इधर इस्लामी साम्राज्य, बीच में कौन पड़ गया? इटली। तो इटली के शहर क्या हो गए? विकसित। उसके बंदरगाह क्या हो गए? विकसित। इन दोनों के बीच में होने की वजह से व्यापार में क्या हो गई? वृद्धि हुई, और व्यापार में वृद्धि होने की वजह से इटली के बंदरगाह क्या हो गए? उनका महत्व बढ़ गया, और वहां व्यापार बढ़ गया। अब आता है मानवतावाद। फिर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए कौन आ गए? मानवतावादी, ह्यूमैनिटीज। तो कला, वास्तुकला, ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में क्या करी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 16वीं शताब्दी में इतालवी लोग अत्यधिक धार्मिक थे, परंतु उनको अपनी योग्यता पर विश्वास था और कि वो पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और इतालवी वास्तुविदों जैसे दोनाताल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाई। तो कहते हैं ना, उस टाइम पर दोनाताल्लो हो गया, बात समझ गए? कलाकार जोटो, दोनाताल्लो, ये सब लोगों ने क्या बनाई? सजीव मूर्तियां। और कलाकारों द्वारा बिल्कुल मूल आकृति जैसी मूर्ति बनाने में वैज्ञानिकों की सहायता ली गई। बिल्कुल, क्योंकि आपको जब एक डिट्टो मूर्ति बनानी है तो उसमें आंखों के बिल्कुल पलके वगैरह कैसी होंगी, एक्सप्रेशन कैसे होंगे, शैडो का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इससे मूर्तिकारों ने बहुत सुंदर और बहुत डिट्टो मूर्तियां बनाई, यथार्थवाद वाली। नर कंकालों का अध्ययन आयुर्विज्ञान कॉलेजों में हुआ। मूर्तियों से क्या हुआ? फिर भैया मूर्तियों बनाने से, जो चित्र बनने से, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो गई कॉलेजों के अंदर। और फिर आता है मुद्रण का योगदान, प्रिंटिंग का। और यही वो टाइम था जब क्या हुआ? 1455 के अंदर। कब? 1455 में। आप सभी को पता होगा कि 1455 में चीन के अंदर एक व्यक्ति था, उसका नाम था जोहानेस गुटेनबर्ग। क्या नाम था उसका? जोहानेस गुटेनबर्ग। ये जोहानेस गुटेनबर्ग ने क्या कर दिया? इसने छापे खाने का आविष्कार करा। किसका करा? छापे खाने का आविष्कार। और प्रथम छापे खाने के अंदर 150 बाइबल की क्या छापी गई थी? फोटोकॉपी। अब छापे खाने से फायदा क्या होगा भाई? इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हो जाएगा। अब प्रिंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तो बुक्स छापना आसान हो जाएगा, और नॉलेज और ज्ञान बहुत तेजी से लोगों तक फैलेगा। क्लियर है? बात समझ गए भाई? बस 2 दिन और है आपकी जिंदगी के, फिर उसके बाद आप 12th में आ जाओगे, फिर 12th पढ़ेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। खत्म करते हैं भाई आज, ठीक है? तो मुद्रण प्रौद्योगिकी। मुद्रण मतलब होता है प्रिंटिंग, और प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो मुद्रण प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप पुस्तकें अधिक मात्रा में प्रकाशित होने लगी। पुस्तकों का क्रय क्या हो गया? कम होने लगा। भाई पुस्तकें ज्यादा छपेंगी तो उनकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और विचार और मत और जानकारी बहुत तेजी से फैलने लगी। अब एक मुद्रित पुस्तक सैकड़ों पाठकों के पास पहुंचने लग गई। बात समझ गए? और पाठक पुस्तक को खरीदकर जब मर्जी तब पढ़ सकता है, एकांत में कहीं भी पढ़ सकता है। इससे लोगों में पढ़ने की रुचि में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो यहाँ पर किसने योगदान दिया? मुद्रण ने। वहां पर योगदान दिया मानवतावाद ने। वहां योगदान हुआ इटली का। 3 चीज समझ आ गई। अब आ जाओ ईसाई धर्म। और इस टाइम पर धर्म के खिलाफ लोगों ने क्या उठा दी? आवाज। लोग जो अत्यधिक धार्मिक थे वो चीजों के बारे में सोचने लगे कि यार नहीं यार, ये चीज गलत है, ऐसा क्यों होगा? समझ गए? तो लोगों ने ना अंधविश्वास से हटकर अलग चीजों के बारे में सोचना शुरू किया, तर्क करना शुरू किया। लोगों ने हर एक चीज के बारे में मतलब क्वेश्चन किया, यार नहीं ऐसा कैसे होगा? समझ गए? तो धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों को समझ में आया कि चर्च एक लूटने वाली संस्था बनना,
लोगों को समझ आया कि चर्च हमें लूट रहा है और पाप स्वीकारोक्ति, आपने पढ़ोगे आगे चल के पाप स्वीकारोक्ति क्या था। एक्चुअली पाप स्वीकारोक्ति का क्वेश्चन ही पूछता है कि आप क्या समझते हो पाप स्वीकारोक्ति से, तो आप क्या बताओगे कि पाप स्वीकारोक्ति एक दस्तावेज था जो चर्च लोगों से साइन करवाता था। इसमें वो चर्च लोगों से कुछ पैसे लेता था, जिसमें वो कहता था कि मैं आपका एक दस्तावेज भरूंगा जिसका नाम होगा पाप स्वीकारोक्ति, इसमें मैं आपके सारे दुखों से आपको क्या दिला दूंगा, मुक्ति। यानी कि ये पाप धोने का एक तरीका था। बताओ कितना बेहुदा तरीका है ये लूटने का एक तरीका ही तरीका है। क्लियर, जैसे बाबा लोग नहीं होते हैं वैसे लूटने का तरीका है। तो डिट्टो भाई, इसी को बोलते थे पाप स्वीकारोक्ति। क्या बोलते थे, पाप स्वीकारोक्ति। ये दस्तावेज जारी करना, और इन कारणों से मार्टिन लूथर, और आप जानते हो फिर मार्टिन लूथर जो एक जर्मन युवा भिक्षु था, वो चर्च के खिलाफ हो जाएगा और एक आंदोलन चलाएगा, उसका नाम होगा प्रोटेस्ट, सुधारवाद, और कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया, जिसके निम्नलिखित परिणाम हुए। और जैसे ही आपको पता है परिणाम क्या होगा, वो मार्टिन लूथर चर्च के खिलाफ एक प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन छेड़ देगा, बोलेगा आप लूट रहे हो, आप अपनी आदतें सुधारो, जो ईसाई धर्म की एक्चुअल बातें उन्हें लागू करो। बात समझ गए। और इसके बाद जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पॉप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध तोड़ दिए। कैथोलिक चर्च पढ़ाया था ना इससे पहले वाली वीडियो में। कैथोलिक चर्च क्या होता है, बहुत बड़े बड़े शहरों को लग्जरी चर्च को क्या बोलते हैं, कैथोलिक चर्च। इंग्लैंड के शासक ने भी पॉप से संबंध तोड़ दिए, और इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख वो बन गए कौन, राजा और रानी। फ्रांस के कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्ट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना की छूट दे दी कि भाई जैसे तुम्हारा मन करे वैसे पूजा करो, हम नहीं बोलेंगे तुम्हारे मामले में। कैथोलिक चर्च में कई सुधार हुए, जैसे पादरियों का सादा जीवन और निर्धनों की सेवा में। तो पादरियों ने निर्धन की सेवा में ध्यान देना शुरू कर दिया, बोला भाई आज सॉरी सॉरी सॉरी, अब हम गरीबों की सेवा पर क्या देंगे ध्यान। और स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला नाम की संस्था बनाई गई, और 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई, अच्छी अच्छी बातों को फैलाने के लिए। तो आई थिंक आपको यहां पर एक बात समझ आई होगी कि रीजन क्या था जिसकी वजह से पुनर्जागरण आया। तो पुनर्जागरण आने का पहला कारण इटली, उसके बारे में आप समझाओगे। दूसरा बताओगे आप इसके अंदर कलाकार, मानवतावादी, वास्तुविद। तीसरा आप इसके अंदर मुद्रण बता दो। चौथा बता दो ईसाई धर्म के अंदर वादविवाद, नए लोगों की नई सोच का आना, और चर्च के खिलाफ लोगों का आवाज उठाना। उसके बाद आप इसके अंदर वैज्ञानिक चीज भी लिख सकते हो, वैज्ञानिक क्रांतियां, समझ रहे हो, नई सोच। तो जो मैंने शुरू में आपको पॉइंट्स लिखे ना, उनको अभी तो इसमें 4 ही लिखे हैं, मैंने तो आपको 5 6 7 8 पॉइंट लिखवाए हैं। आप उन पॉइंट्स को भी डिफाइन कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। बोलो आया मजा, थम्स अप करो। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 31। बात समझ गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 32वां। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, और पुनर्जागरण और इटली की मानवतावादी संस्कृति के तेजी से प्रसार में मुद्रण का क्या योगदान था। भाई पुनर्जागरण क्या है ये पूछा उसने, और जो प्रिंटिंग था उसका क्या रोल था पुनर्जागरण के अंदर। मैंने कहा ना भाई प्रिंटिंग की वजह से विचार बहुत तेजी से फैल गए, और पुनर्जागरण जो वहां पर 16वीं सदी के बाद एक टाइम आया, उसी को पुनर्जागरण बोला गया। तो हमने क्या बोला कि रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को हम क्या बोलते हैं, रेनेसा। बात समझ गए। ये 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। मतलब जो यूरोप के अंदर 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को जो दर्शाता है उसी को बोलते हैं पुनर्जागरण, रेनेसा। क्लियर है। और बरकहाट, ये कौन है बरकहाट, पढ़ाया था ना, देखो कौन था बरकहाट, ये रहा जैकब बरकहाट, जिसने एक बुक लिखी थी द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। क्या लिखी थी इसने बुक, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। इसने अपनी ही बुक में समझाया था, क्या समझाया था कि कैसे, बात समझ गए, मानवतावाद फैला। और जैकब बरकहाट के अनुसार इतिहास का संबंध संस्कृति और राजनीति दोनों से है। मैंने पढ़ाया था ना, संस्कृति, राजनीति, ज्योग्राफी, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं। उनने अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली में पनपती हुई मानवतावादी संस्कृति का उल्लेख किया, और इस संस्कृति का आधार एक नया विश्वास था। उसने क्या बोला कि ये जो नई संस्कृति आई है, ये एक नई संस्कृति नए विश्वास पर आधारित है। यहाँ के लोग विवेकशील है, यहाँ के लोग तार्किक है, यहाँ के लोग एजुकेट है, आप उनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। और उसने कहा कि अब व्यक्ति अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने और अपनी दक्षता को बढ़ाने में सामर्थ है, ऐसा व्यक्ति उन्होंने क्या बोला, आधुनिक है। जबकि कहा मध्यकालीन व्यक्ति पर किसका कंट्रोल था, चर्च का। और बोला मध्यकालीन व्यक्ति पर किसका कंट्रोल था, चर्च का। और इसीलिए उन्होंने उस टाइम को क्या नाम दिया, अंधकार युग। क्या नाम दिया, अंधकार युग। और अंधकार युग 5वीं से लेकर कब तक रहा, 14वीं शताब्दी तक। इसी टाइम को उन्होंने क्या दिया, अंधकार युग का टाइम दिया। और इसमें भी कहा कि सबसे भयानक टाइम कौन था, 5 से लेकर 9वीं। इसमें तो भाई बिल्कुल ही ब्रेन वॉश हो रखा था किसका, लोगों का। और वो कहता है कि पुनर्जागरण में, बात समझ गए, क्या बोल रहा है कि पुनर्जागरण और मानवतावादी संस्कृति के तेजी से प्रसार में मुद्रण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। किसकी, मुद्रण की, प्रिंटिंग की।
ये प्रिंटिंग की भूमिका। अच्छा प्रिंटिंग देखो, आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया के अंदर जो लोग बाग थे वो लिखने के लिए किसका यूज करते थे? यूनिफॉर्म लिपि का, है ना, गीली मिट्टी करी उस पर लिखते थे। फिर आपने पढ़ा होगा रोमन साम्राज्य के अंदर वो लोग जो थे वो लिखने के लिए पेपायरस को यूज करते थे। और अब आप देखो कि लिखने के लिए ये लोग किसका यूज करेंगे? ताम्र पत्रों का, बात समझ गए, कागज बना लेंगे ये लोग। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाएगा इस टाइम पे, और इस टाइम पर बहुत तेजी से मुद्रण की प्रिंटिंग जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था, बट मंगोलियों के थ्रू चीन से व्यापार, ये जो टेक्नोलॉजी है कहाँ चली गई? यूरोप। और फिर कुछ कारीगर यूरोप जो था वो चाइना से गुलाम बनाकर ले गया, और इस तरह यूरोप में वो टेक्नोलॉजी फैली, और यूरोप से अफ्रीका भारत पहुंच गई। तो इस तरह धीरे धीरे मुद्रण की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर फैली। और मुद्रण का आविष्कार एक्चुअली में हुआ कब था? ध्यान रखना, मुद्रण का आविष्कार हुआ था 1455 में। किसके द्वारा किया गया था? जोहानेस गुटेनबर्ग के द्वारा। पीछे मैंने आपको समझाया चीन का था, ठीक। और 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी के कारण इटली में लिखा गया साहित्य विदेशों तक पहुंचा। आप दूर दूर तक आप लिख कर भेज सकते हो। पुस्तकें, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने के कारण उनका क्रय क्या हो गया? संभव। हाथ से लिखोगे तो महंगी आती थी, और छपके आ रही है तो भाई उनका प्राइस क्या हो गया? तो डाउन हो गया। क्लियर। अब विचार और मत और जानकारी पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से फैल रही है, बात समझ गए, क्योंकि मुद्रण का आविष्कार हो गया। जैसे आज देखोगे, आज तो भाई आप देखोगे पीडीएफ आ जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज का आविष्कार हो गया, अब तो उससे भी तेज फैल जाता है, बात समझ गए, फोटो खींच के डाल देते बंदे, है ना। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब एक पुस्तक है, उसमें एक व्यक्ति ने अपने विचार लिखे, उसकी कई सारी फोटोकॉपी बनाई और उसको बाजार में बेच दिया, अब लोगों तक पहुंची, और मल्टीपल टाइम के मतलब बहुत कम टाइम के अंदर मल्टीपल लोगों तक उसके क्या फैल गए? विचार फैल गए। अब पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला, उसे एकांत में पढ़कर कहीं भी पढ़ सकता है, एकांत में बैठकर कभी भी, क्योंकि वो उसे बाजार से खरीद कर कभी पढ़ सकता है। और इससे लोगों में पढ़ने की आदत का क्या हुआ? विकास हुआ, लोग एजुकेट होना शुरू हो गए। तो यहां से एक इंपॉर्टेंस था। और इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति को अल्पस पर्वत, कहां पर? अल्पस पर्वत के पार तेजी से फैलने में क्या मिली? सहायता। और धीरे धीरे यही वजह थी कि पुनर्जागरण बहुत तेजी से फैलने लगा और एक नई संस्कृति मानवतावाद को फैलने में क्या मिली? मदद मिली। क्लियर है बात? बोलो आया मजा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर ये 32 डालो, 31 था, 32 था, ये 33 है। ओके, रिपोर्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे, टनन टनन, गाड़ी नंबर 312। देखो अभी उसने यहां पर क्या बोला, कह रहा है कि पुनर्जागरण कालीन कला और वास्तुकला। देखो कला अलग चीज है और वास्तुकला अलग चीज है। जैसे मैं ड्राइंग बना दूंगा तो वो कला है, आर्टिस्ट, है ना। और अगर मैं कोई घर, या फिर आप कह सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये रहा, लगाए तो है मैंने पेंटिंग, हाँ देखो, जैसे जिसने ये बनाया होगा, जिसने ये चर्च बनाया होगा वो है वास्तुकार, क्योंकि उसने एक भवन बनाया है। देखो ये चर्च के अंदर जो गुंबद है ना, गुंबद, उसके अंदर का ये चीज है, कितना सुंदर लग रहा है ना, बात समझ गए। इसे बोलते हैं वास्तुकला। क्या बोलते हैं इसे? वास्तुकला। लेकिन जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसको बोलते हैं कलाकार। क्या बोलते हैं उसको? कलाकार। अच्छा तो दोनों पेंटिंग बनाने वाला कौन है? लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा और द लास्ट सपर। ये पेंटिंग किसकी है? द लास्ट सपर। ईसा मसीह जो थे, कहते हैं ये इनका आखिरी भोजन था अपने शिष्यों के साथ, है ना, शिष्य थे या फिर इनकी फैमिली मेंबर थे। और ये देखो दी पाइटा नामक चित्र है, दी पाइटा। क्लियर है? बात समझ गए। तो ये चर्च देख रहे हो आप, इस चर्च के आसपास देखो कितनी घनी आबादी बसी हुई है, समझ आ रहा है? तो याद करो मैंने पढ़ा था कैथोलिक चर्च, उन चर्च के घर जो आसपास बस जाते थे। और एक बहुत फेमस जो कला वो था वास्तुकार, उसका नाम था फिलिप्पो ब्रुनेशेली। क्या नाम था उसका? फिलिप्पो ब्रुनेशेली। ये दोनों पेंटिंग किसकी बनाई हुई है? लियोनार्डो दा विंची। कभी पढ़ना आपको टाइम मिले तो लियोनार्डो दा विंची के बारे में, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कौन? लियोनार्डो दा विंची। इसका सपना पूछता है, इसका सपना था आसमान में उड़ने का। ठीक है, देखो एक बार यहाँ पे क्या बोल रहा है। कला और वास्तुकला समझ आ गई? क्लियर? मैं जो समझाया, ये जो है, ये जिसने बनाया है, ये 1 2 3, जिसने बनाया है उसको बोलेंगे कलाकार, और जिसने इन दोनों को बनाया उसको बोलेंगे वास्तुकार। फर्क समझ आया? वो चीज बता रहा हूं आपको। देखो तो कह रहा है कला पुनर्जागरण काल में कला और वास्तुकला की विशेषता वर्णन कीजिए। जो पुनर्जागरण काल था, यानी कि जो 15वीं शताब्दी के बाद का टाइम था, उसमें कला और वास्तुकला कैसे बढ़ रही थी, उसमें कला और वास्तुकला कैसे बहुत फेमस हो गई, उनका क्या रोल था इसमें। तो आपने बोला कि कला, सबसे पहले आप क्या समझा रहे हो? कला। तो आपने कहा कि पुनर्जागरण काल में कला वास्तुकला की विशेषता निम्नलिखित है। जैसे कला और वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में क्या दी? सहायता, क्योंकि इनकी वजह से आकर्षित पुस्तकें हो गई। जो बात आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उसे आप दिखाकर, चित्र बनाकर समझा रहे थे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको समझा नहीं पाया, चित्र दिखाया, आप समझ जाओगे अब। तो 16वीं
शताब्दी में इतालवी लोग अत्यधिक धार्मिक थे, परंतु उनको अपनी योग्यता पर विश्वास था कि पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और इतालवी वास्तुविदों जैसे डोनाताल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाई। सजीव मूर्तियां मतलब कहता है ऐसी मूर्ति बनाई जिसे देखकर लगता है भाई बंदा बिल्कुल जिंदा है, हूबहू डिट्टो मूर्तियां बना दी। सजीव मतलब बिल्कुल ऐसा जिसके अंदर ऐसा लग रहा है जान है, लेकिन वो एक्चुअली में है क्या, मूर्ति। और सजीव मूर्तियों से क्या होगा, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को सहायता मिल जाएगी। भाई मान लो किसी डॉक्टर को जबड़ा बनाकर दे दिया उसने, तो डॉक्टर समझा रहा है देख भाई ऐसा ऐसा तेरा दांत खराब है, ये दांत तेरा निकलेगा, समझ आ रहा है। आप जाओगे ना कभी अस्पताल में, देखा होगा कुछ डॉक्टर जो अपने पास रखते हैं, है ना, कंकाल रखता है कोई डॉक्टर, कोई आंख का रखता है, कोई डिजाइन रखता है, कोई डायग्राम रखता है, तो वो सब चीजें। और कलाकारों द्वारा बिल्कुल मूल आकृति जैसी मूर्तियां बनाने में वैज्ञानिकों को क्या मिल गई, सहायता। और नर कंकालों का अध्ययन आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। और ये जो कंकाल बनना शुरू हुए, जो कंकालों के चित्र बनना शुरू हुए, इससे स्कूल और कॉलेजों के अंदर एग्जाम्पल कराए जाने लग गए, लोगों को प्रैक्टिकल कराने जाने लग गए, और लोग समझने लग गए इस चीज को, तो बहुत तेजी से ज्ञान बढ़ने लगा। और चित्रकारों ने भी यथार्थ चित्र बनाने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन पूछता है चित्रकारों द्वारा यथार्थ चित्र बनाने के लिए क्या क्या यूज किया गया था, ध्यान रखना। रेखा गणित का, रेखा गणित समझते हो, रेखा गणित का मतलब होता है किसी भी चित्र को ऐसे लाइन खींच के बनाते हैं ताकि उसमें ना गलती होने के चांस ना हो, चित्र बड़ा छोटा ना हो। रेखा गणित बोलते हैं उसको एक्चुअली में। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है कुछ, वो टेढ़ा मेढ़ा ना चले जाए, तो मैं ऐसे लाइन खींच के लिखूंगा, हाँ भाई सारे ऐसे लिख दूंगा, गा माँ। अब इससे क्या होगा, बिल्कुल सीधा गया, लाइन नहीं गई। और मैं ऐसे लिखूंगा तो हो सकता है सा यहाँ लिखूं, रे यहाँ लिख दूं, गा यहाँ लिख दूं, टेढ़ा चला गया ये। तो रेखा चित्र से क्या होता है, बहुत एक्यूरेसी आती है चीज में, ठीक है। और इसके बाद लेप चित्रों का यूज किया गया, ऑयल पेस्टिंग कलर का यूज किया गया, मिक्स कर करके रिलास्टिक कलर बनाए गए, और जिससे चित्र अत्यधिक रंगीन और चटक बन गए। इस प्रकार शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक सौंदर्य की उत्कृष्ट या मतलब बनाने से इतालवी कला को यथार्थवाद मतलब होता है डिक्टो, हूबहू। इस प्रकार यथार्थवाद की परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। और लियोनार्डो दा विंची, अब कलाकार में नाम किसका आ गया, लियोनार्डो दा विंची। एक नाम किसका है, डोनाताल्लो का। तो क्वेश्चन पूछेगा वो कौन था जिसने सजीव मूर्तियां बनाई, डोनाताल्लो। और वो कौन था जिसने द लास्ट सपर और मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची एक बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसकी रुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना से लेकर गणित शास्त्र और कला तक की थी। इसने प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा और द लास्ट सपर बनाया, ठीक है। और इसका सपना आकाश में उड़ने का था, क्लियर है। इसके लिए वो कई वर्षों तक आकाश में पक्षियों को उड़ने का परीक्षण करता रहा, और इसने एक उड़ान मशीन का प्रतिरूप बनाया, और उसने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची इसी नाम पे रखा था। बात समझ गए, लियोनार्डो दा विंची। तो कला समझ आई, क्लियर है। कलाकार जोटो भी इसमें बहुत फेमस था, आपने पढ़ा होगा, ठीक। और उस समय के प्रसिद्ध चित्रों में से एक था माइकल एंजेलो का, जिसमें उन्होंने मैरी को, ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया था। आप समझ आया, माइकल एंजेलो का जो चित्र था, जिसको बोलते हैं मैरी का, ईसा के शरीर को धारण करते हुए, एक मैरी लेडी थी जो ईसा मसीह शरीर को कर रही है धारण, उनकी आत्मा को अपने अंदर समेट रही है। वो चित्र मैंने दिखाया तो सही है अभी आपको, ये रहा, देखो ये रहा वो चित्र। इस चित्र को बोलते हैं दी पाइटा, क्या बोलते हैं इसको, दी पाइटा। ये कौन है, ईसा मसीह। और ये कौन है, मैरी। ये इनके शरीर को क्या कर रही है, धारण कर रही है। समझ गए ये चित्र, अब आप समझ पा रहे होंगे। और वास्तुकला, अब हम क्या समझा रहे हैं, खामे वास्तुकला। तो जो वास्तुकला थी, क्या थी, जो वास्तुकला इस काल में इटली में वास्तुकला की एक नई शैली बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा इटली के अंदर जो घर बनाए जाते थे वो कौन शैली बनाए जाते थे, शास्त्रीय शैली। देखो शास्त्रीय शैली में आपको मैं दिखाऊं, अभी लगा होगा फोटो, हाँ देखो आप यहाँ के जितने भी घर देखोगे ना, अभी जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ के घरों को, मान लो अगर मैं यहाँ के घरों को आपको जूम करके दिखाता हूँ, चलो देखो, अगर मैं इनके घरों को जूम करके दिखाऊं तो आप एक चीज नोटिस करना, देखो कि सारे घर देखो वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं, ऐसे करके आपको दिखेगा। मैं हटाओ उसको, मैं वापस वैसे कर देता हूँ, ठीक है। देखो आप देखोगे यहाँ के जितने भी घर है ना, वो सब ऐसे करके बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके। समझ गए, नहीं समझ गए? उसका रीजन ये है, इसी को बोलते हैं शास्त्रीय शैली, ठंडे इलाकों में ऐसे घर बनते हैं, ठीक है। वही चीज समझा रहा था मैं आपको। तो वो कह रहा है और प्रारंभ हुई, और ये शैली रोम साम्राज्य के कालीन शैली का पुनरुद्धार थी, और पोप, धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग इस शैली के अनुसार अपने घरों को, महलों को बनाते थे। और चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लोक चित्र और मूर्तियों और उभरे हुए चित्रों से सजाया। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने इनके घरों में चित्र और वास्तुकला बनाई। माइकल एंजेलो एक बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इसने पॉप के सिस्टिन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन किया। देखो ये रहा जो दिखाया मैंने भी आपको, ये बनाया इसी ने था, फिलिप्पो बर्नेशेली ने। बात समझ गए, किसने बनाया था, फिलिप्पो बर्नेशेली ने। कहाँ भाग गया था भाई तू,
और ये बहुत कार्य से प्रसिद्ध और अमर हो गया, और ये कलाकृतियां रोम में है। अब जब भी लोग जाते हैं देखते हैं तो भाई पूछते हैं किसने बनाया है नजमा, किसने बनाया है इतना मुजस्सिमा, वो सुना है आपने? इसको तो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, वही वाला हाल। और वास्तुकार फिलिप्पो ब्रुनेशेली, जिसने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप प्रस्तुत किया, उसने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा क्या बन गया वो, वास्तुकार। और इस काल में एक और बदलाव आया कि अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, ना कि वो पहले की तरह कि वो किस श्रेणी और किस गिल्ड का है, किस जगह से आता है। अब उसका नाम फेमस होने लगा। तो ये रोल था पुनर्जागरण काल में कलाकारों का और वास्तुकला वाले लोगों का। तो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। अगर आपसे कला के बारे में पूछेगा तो आप ये आंसर दे देना, वास्तुकला पूछेगा तो दे देना, दोनों पूछेगा तो ये दे देना, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीजें समझा दी मैंने आपको, चलिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन। क्या बोल रहा है? प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन। प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन क्या था? इसके प्रारंभ होने के कारण क्या थे? मैंने भी आपको समझाया कि 14वीं सदी से पहले जो अंधकार युग था, उस अंधकार युग में चर्च जो था वो बहुत ताकतवर था, और चर्च ने जनता का ब्रेन वॉश किया हुआ था, और जनता के साथ चर्च जो था वो बहुत सारे टैक्स वगैरह लगा दिया करता था। जैसे चर्च जनता से टैक्स लिया करता था। चर्च पाप स्वीकारोक्ति नाम का दस्तावेज भरवाता था। चर्च कहता था कि धरती जो है पापों से भरी हुई है, इसीलिए एक तरफ को झुकी हुई है। वाह भाई वाह, क्या कहना था चर्च का। समझ गए? और चर्च जो था, बात समझ गए नहीं समझ गए, वो अंधविश्वास फैला रहा था, जो बाइबल के अंदर एक्चुअली में ज्ञान था उसको नहीं बता रहा था। तो एक जर्मन युवा भिक्षु जिसका नाम था मार्टिन लूथर, उसने चर्च के इन बुरे कामों के खिलाफ आवाज उठाई, और उसके इसी आंदोलन का नाम पड़ा प्रोटेस्ट सुधारवाद। उसने कहा कि चर्च को पुरानी चीजों को अच्छे से लागू करना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, और जो जनता को ठग रहा है, जो जनता को गलत चीजें बता रहा है, उसे वो चीजें छोड़ देनी चाहिए। ये बात किसने बोली? मार्टिन लूथर ने। और मार्टिन लूथर ने चर्च के इन सारे कामों के खिलाफ क्या उठाई? आवाज। अब चर्च जो था वो जैसे ही इसके आवाज उठी, लोग एजुकेट हो चुके थे, तो शहरों के लोग सारे फेवर में आ गए, भाई मार्टिन लूथर बंदा ठीक कह रहा है। चर्च ने कहा कि हमारे पास राइट है कि हम आपसे टैक्स ले सकते हैं, हम आपका न्याय कर सकते हैं, हमारे आप पर सारे अधिकार है। ये अधिकार हमें कॉन्स्टाइन ने दिया था। तो बोला कहाँ कॉन्स्टाइन ने दिया था? लाओ हमें कोई दस्तावेज दिखाओ जहां पे कॉन्स्टाइन ने लिखा हो कि तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। तो पता लगा कि वो सब फेक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज समझ गए? कॉन्स्टाइन ने से राज धर्म बनाया था, बाकी अपनी तरफ से बनाकर बोले थे। तो चर्च के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसके बाद चर्च को सुधरना पड़ा, और बहुत सारी चीजें क्या हो गई? चेंज, अंधविश्वास खत्म हुआ, लोगों को भी समझ में आया, ठीक। और इसके बाद 16वीं शताब्दी में चर्च में दोषों के कारण मार्टिन लूथर ने जो अभियान चलाया, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट सुधारवाद। प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या थे? पहला, यूरोप में मानवतावाद ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को निम्नलिखित तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि मानवतावाद फैला था, पढ़े लिखे लोगों की नॉलेज बढ़ रही थी, तो वो गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और ईसाइयों को अपने ग्रंथों का, धर्म का पालन करने का आह्वान किया, और अनावश्यक जो गलत चीजें उन्हें त्यागने को कहा, और मानव को एक मुक्तपूर्ण विवेक करता माना गया, और कहा गया कि वो अपना जीवन मुक्त चलाने से क्या है? संभव है। भाई जो इंसान है वो किसी के, आप कह सकते हो ना, दबाव में थोड़ी काम करेगा, वो अपना जीवन अपने हिसाब से चलाएगा। तो वही चीज। और इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेम्स ने, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंग्लैंड का कौन था? टॉमस मोर, और हॉलैंड का कौन था? इरेम्स। इसने कहा कि चर्च एक लालची और लूट खसोट वाली संस्था है जो जनता को ब्रेन वॉश कर रही है। और उसने कहा कि पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना की, और पादरियों के अनुसार इस दस्तावेज में जो वो कहते हैं ना कि आप हमारे साथ पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज साइन करो, आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी, बोला तुम फेक बात बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये गलत है, तुम तो हमसे पैसा लूट रहे हो, बस सिंपल सी बात है। और छुटकारा पा सकता है। ये लोगों ने धन लेने का, एक लूटने का सरल तरीका था। और बाइबल का स्थानीय भाषा में क्या होगा? अनुवाद। अब लोगों तक बाइबल का ज्ञान पहुंच गया, क्योंकि बाइबल को उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया मानवतावादियों ने। लोगों ने बाइबल पढ़ी तो लोगों को समझ में आया कि यार बाइबल में तो बहुत सारी चीजें अलग लिखी हैं, और ये जो चर्च के लोग हैं बहुत अलग बताते हैं। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि तुम हमारे से झूठ बोल रहे हो, समझ गए? और अनुवाद होने से लोगों को पता चला कि धन आदि लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल नहीं है, और कितना हमारा ब्रेन वॉश किया गया था। चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए कर का विरोध किया गया कि चर्च हमारे से टैक्स ले रहा था, देखो अब तक हम इसका विरोध करते हैं, अब हम चर्च को कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। और राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्य में हस्तक्षेप से बहुत नाराज था। इसके अलावा न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा गलत साबित हो चुका था, क्योंकि मानवतावादी सम्राट कॉन्स्टाइन के तत्संबंधी दस्तावेज को जाल साजिश दस्तावेज साबित कर चुके थे कि तुमने जो दस्तावेज बनाया वो जाल साजिश से बना हुआ है, गलत दस्तावेज है, ठीक है। और इसी तरह चर्च के खिलाफ आवाज उठी, और ऐसी परिस्थितियों में 1517 में चर्च के विरुद्ध अभियान एक जर्मन युवा भिक्षु ने किया। कब किया? 1517 में। और जर्मन युवा भिक्षु कहाँ का था? ये जर्मन का, मार्टिन लूथर नाम था इसका। और इसी आंदोलन को प्रोटेस्ट सुधारवाद का नाम देते हैं। क्लियर है? प्रोटेस्ट सुधारवाद क्लियर? कौन सा क्वेश्चन था भाई ये? क्वेश्चन नंबर 34 भी आपका डन होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही प्यारी तरीके से डन। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 35, समझ गए। और ये आज की क्लास का क्या आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक। इसके बाद आप और मैं हम लेंगे अलविदा। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि धर्म सुधारकों ने, क्या बोल रहा है, धर्म सुधारकों ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च और पादरियों को किन रीतियों और प्रथाओं के विरुद्ध आपत्ति की थी। वो भी जैसे मैंने पीछे पढ़ा गया है ना, एक तो वो जो पाप स्वीकारोक्ति वाला मैटर था, देखो उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। दूसरा जो वो चर्च टैक्स ले जाता उसके खिलाफ क्या उठाई थी, आवाज। और जो वो कह रहे थे कि चर्च जो है कि जनता पर अपना कंट्रोल रखेगा, जो वो कहेगा जनता को वो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई नहीं, हम अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक। इन सब जो क्या कर्म कांड, जो वो हमसे गलत कर्म कांड करवा था, आडंबर, वो चीज। और पादरियों के पास जो न्यायिक और वित्तीय शक्ति, टैक्स वसूलने का अधिकार था, जो कहते थे कि हमें कॉन्स्टेंट ने दिया है, उसके खिलाफ आवाज उठाई कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बात समझ गए, तुम झूठ बोलते हो। तो इन सब चीजों के खिलाफ क्या उठाई गई, चर्च के आवाज उठाई गई। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक और ना ये रह रहा है। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, अब जब मानवतावाद आया तो आधुनिकीकरण जो आया उसके अंदर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उद्योग बढ़े, शहरों की संख्या बढ़ी, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों के बारे में भी चीजें समझनी पड़ी है कि हमारे को। देखो आधुनिक युग के अंदर क्या हुआ, आधुनिक युग के अंदर ये हुआ कि महिलाओं के लिए भी कुछ चीजें बदली। जैसे महिलाओं को पहले शोषण किया जाता था, महिलाओं को क्या जाता था पहले, शोषण। तो आधुनिक युग के बाद महिलाओं के शोषण से क्या मिली, मुक्ति मिली। दूसरा, अंधकार युग के अंदर क्या था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया। जैसे एक लेडीज थी, उसका नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में, उसका नाम क्या था, कसांद्रा फैदले था नाम। कसांद्रा फैदले जो थी, उसने एक भाषण दिया, उसने कहा कि महिलाओं को शिक्षा ना तो सम्मान देती है और ना ही आत्मसम्मान, बट फिर भी महिलाओं को पढ़ना चाहिए। ये बात किसकी थी, कसांद्रा फैदले की। और इस बात से कसांद्रा फैदले की बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा मिली। कसांद्रा फैदले को कई सारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंदर बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पर अपना भाषण दीजिए और उन महिलाओं को मोटिवेट कीजिए। तो बहुत फेमस हुई कसांद्रा फैदले। इसने यूनानी भाषा में, लातिनी भाषा में बुक्स लिखी, महिलाओं को मोटिवेट किया। तो यहाँ से महिलाओं की भी बात आगे बढ़ी, है ना। और पढ़ने के लिए महिलाओं को मोटिवेट किया गया, काम वगैरह करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाया गया। आपने पढ़ा भी होगा कि महिलाओं में एक महिला आई थी इसके अंदर जो मांटुआ राज्य पर राज करेगी, उसका नाम था मार्चिसा दी इसाबेला इस्ते। क्या नाम था उसका, मार्चिसा दी इसाबेला इस्ते। वो एक्चुअली में होता क्या है कि उसका पति जो है व्यापार के चक्कर से या किसी कार्य से वो चले जाता है, तो उसके पति की अनुपस्थिति में वो मांटुआ पर शासन करती है। ये पहला एग्जाम्पल था कि वहां पर एक महिला ने शासन संभाला। तो ये ऑब्जेक्शन उठा कि महिला ने अगर शासन संभाला है तो क्या नहीं संभाल सकती कभी। तो यही हुआ कि महिला के शासन को लेकर यहाँ बात चली, है ना। तो मानवता कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मानवतावादी युग में पुनर्जागरण काल में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए क्या संदेश लाए, क्या हुआ। तो आप समझोगे ना, दुकानदारों की पत्नियां दुकान चलाने में अपने पति की सहायता करने लगी क्योंकि बिजनेस हो गया था। तो बिजनेस के अंदर महिलाओं की भूमिका बढ़ने लग गई। व्यापारी, साहूकार परिवारों की महिलाएं अपने पति की अनुपस्थिति में उनका कारोबार संभालने लगी। कम आयु में पति की मृत्यु के बाद जो महिलाएं थी वो पूरे घर का बोझ उठाने लगी, पूरे परिवार को संभालती थी जिनके पति मर जाता था। बात समझ गए। कई महिलाओं ने लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जैसे कौन, कसांद्रा फैदले। और स्त्रियों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया, समझ गए। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कल आपको मैं, बात समझ गए, जो चैप्टर नंबर 11 है उसका बिल्कुल बढ़िया से पूरे चैप्टर का बेस और उसके सारे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। अभी हमें एक चैप्टर और रिवीजन करना है और वो है आपका क्या बोलते हैं, मूल निवासों के विस्थापन। उसके 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे टॉप। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठोको।